Hello aspirant, I'm CP Jadon, your UGC NET Management faculty, and in today's lectures we are going to learn about organizational development and change management. But before that, let's just recall about previous lecture. In our previous lecture, we have seen uh, organizational culture, organizational climate, and different layer of organizational culture given by scene, uh, artifact level, espoused values, and underlying values. And then after we have seen the model of organizational development. From in that model, organizational was moving from monoculture to multiculture. So this is all about our previous lecture, and let's dive into our today. So what is organizational development and change management? So organizational development क्या होता है? Organizational development is a systematic science based process of making planned change in organizational system, process and culture to improve overall effectiveness. It helps organization adopt to complex and changing environment by aligning strategy goals and operations. सो देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमने कैरियर डेवलपमेंट की बात की थी कि वहाँ पर आप सिस्टमेटिक फॉर्म में खुद को डेवलप करने के लिए आप क्या करते हैं, एक प्लानिंग को कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे। ऐसे ही जब एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को डेवलप करना चाहती है तो वहाँ पे भी एक प्लान जो आपने तैयार किया है ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने का, एक सिस्टमेटिक प्लान होता है जिसके थ्रू आप काम करते हैं और क्या करते हैं, अल्टीमेटली आप जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करते हैं सो दैट आप ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकें। इससे क्या होता है कि आपकी जो कंटिन्यूस चेंज इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, उनके साथ डील करने के लिए आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करते हैं, तो उससे आप अपने जो गोल और मिशन हैं और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनको आप सही से अलाइन करते हैं, जिससे कि आपकी जो स्ट्रेटजी है या एम है उसको आप अच्छे से अचीव कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं? हार्ड एस्पेक्ट एंड सॉफ्ट एस्पेक्ट। हार्ड एस्पेक्ट कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर्ड साइड में होंगे, है ना, रूल्स रेगुलेशन स्ट्रेटजी सिस्टम, ये सब हमारे हार्ड स्ट्रक्चर्स हो गए। वहीं सॉफ्ट की बात करें तो आप परसेप्शन, वैल्यू, कल्चर, रिलेशनशिप, इन सब को जब आप चेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट एस्पेक्ट। सो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के गोल क्या हैं आपके? अल्टीमेटली आपको ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, मतलब इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव बने रहें, आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो अल्टीमेट एम यही होता है। द गोल ऑफ ओडी में डिफर अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल बट द सेंट्रल एम इज टू इनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। कोऑपरेटिव सेक्टर का फोकस होता है प्रॉफिट इंक्रीज करने पर, वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने कल्चर और मिशन को अलाइन करना चाहती हैं। सो यही क्या होता है मोटे मोटे सेंस पर अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का सीधा सीधा जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें, जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव बने रहें मार्केट में। फिर कैसे किया जाए? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की एक साइकिल होती है कि एक साइकिल के फॉर्म में चलता रहता है कंटिन्यूसली। तो वो कैसे होता है? उस साइकिल को अगर हम देखें तो सबसे पहले आप डिज़ायर या कुछ, आपको कोई डिज़ायर है, आपको चेंज करना चाहते हैं, वो आपने ऑब्जर्व किया है ना। फिर देन आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं प्रॉब्लम को, इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम नीड टू चेंज, क्या आप चेंज करना चाह रहे हैं, आपने इन्वेस्टिगेट किया। एक्सप्लोर द सोल्यूशन एंड बेंचमार्क, आपने कुछ सोल्यूशन बनाया और उसके बेंचमार्क सेट किए। फिर डिज़ाइन मेथोडोलॉजी आपने तैयार की कि आप कैसे चेंज को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। फिर आप उसे एक्चुअली में इंट्रोड्यूस करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे। वहाँ पे हम अभी कई मेथड देखेंगे इंटरवेंशन के कौन कौन से होते हैं। फिर इंटरवेंशन करने के बाद आप परफॉर्मेंस में क्या चेंज आया है उसको आप इवेल्युएट करते हैं, और कोई नेसेसरी एक्शन आपको लगता है कि लेना चाहिए तो वो आप एक्शन लेंगे, एंड दोबारा आप फिर
अगेन इस फेज में चले जाएंगे कि आप चेंज की ज़रूरत है या नहीं है, तो फिर आप दोबारा से इन्वायरमेंट को स्कैन करना शुरू कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन की। सो दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन साइकिल। सबसे पहले डिजायर टू इम्प्रूव, रिकॉग्नाइज नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स, तो आप इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम करेंगे, नीड टू चेंज, क्यों आपको चेंज करना है, एनालाइज द इशू एंड चैलेंजेस, एक्सप्लोर solution and benchmark, considering possible intervention, design intervention and expected result, implement intervention and evaluate performance and learning। तो ये हमारा एक उस फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन कि वहाँ आपको ये स्टेप्स आगे पीछे लिख दिए जाएंगे, फिर इसका करंट सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, है ना। अब हमें साइकिल तो पता पड़ गया ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की, कैसे साइकिल मूव करती है। अब इस साइकिल के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 5 स्टेज से होकर गुजरती है। 5 स्टेजेस उसमें आते हैं, कौन कौन से आएंगे, एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, डायग्नोस करेंगे, फिर इंटरवेंटिंग एंड टेकिंग एक्शन, इवेल्युएटिंग फीडबैक एंड टर्मिनेटिंग, फिर वहाँ साइकिल टर्मिनेट हो जाती है आपकी। तो ये 5 फेज में ऑर्गेनाइजेशन मूव करती है जब आप इंटरवेंशन साइकिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो कौन कौन सा सबसे पहले आएगा हमारा, सबसे पहला फेज आएगा एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। यहाँ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रही है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हाई टर्नओवर, मतलब ज़्यादा एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा रहे हैं, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, कस्टमर कंप्लेंट बढ़ती जा रही है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फेज में आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस्टेब्लिशिंग कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंसल्टेंट, लीडर एंड क्लाइंट मैनेजर। फिर आप क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, कलेक्ट एंड एनालाइज रिलेवेंट डेटा टू अंडरस्टैंड द करेंट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, ये इतनी प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी है, टर्नओवर, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट, कस्टमर कंप्लेन, इनके बारे में आपको रूट कॉज क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बारे में आप डेटा इकट्ठा करेंगे। कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर्स फॉर डीपर इंसाइट, शेयर फाइंडिंग्स विद स्टेक होल्डर्स इन क्लियर एंड समराइज्ड वे। अब आप उनको बता रहे हैं स्टेक होल्डर्स को कि आपको क्या मिला है और आप क्या आगे करने वाले हैं। आप क्या कर रहे हैं, अब आपने प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई कर लिया, अब डायग्नोस कैसे किया जाए, अपने रिलेवेंट डेटा इकट्ठा कर लिया, एंड देन अब आप एक्शन लेने के फेज में आ गए, क्या एक्शन लिया जाए, डेवलप एन एक्शन प्लान विद डिटेल स्टेप। अब आप प्लानिंग फेज में आ गए, क्या डिटेल स्टेप में कि आप कैसे करके उन प्रॉब्लम्स को आप डील करेंगे, तो आप प्लान बना रहे हैं। यूज प्लान इंटरवेंशन, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वेलनेस प्रोग्राम, कल्चर चेंज इनिशिएटिव, ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप जो इंटरवेंशन है उसको आप, जो चेंज आप लेके आना चाह रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डिसाइड फोकस एरिया, इम्प्लीमेंट एंड अडेप्ट इंटरवेंशन एज अ न्यू डेटा इमर्ज। फिर आप क्या करेंगे, इवेल्युएट एंड फीडबैक, आप अब इवेल्युएट कर रहे हैं आपने एक्चुअल में प्लान, अब आप क्या करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे। अब डिप्लॉय करने के बाद आप क्या करेंगे, मॉनिटर द आउटकम ऑफ इंटरवेंशन। अब आपने अपना जो चेंज आप लेके आना चाह रहे थे, जिस मेथड के थ्रू आपने उस मेथड को अप्लाई कर दिया है, अब आप इंटरवेंशन करने के बाद अब जो मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को और आउटकम जो है उनको आप मॉनिटर कर रहे हैं, एक्सेस वेदर डिजायर चेंज आर अचीव्ड। आपने जब मॉनिटर किया तो अब आप मॉनिटर करने के थ्रू आपको पता पड़ेगा कि जो डिजायर चेंज आप लाना चाह रहे थे वो आप अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अगर नहीं कर पाए तो वहाँ पे आप थोड़े से एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेज आता है, वो है हमारा टर्मिनेशन या एक्सिट स्टेज। अब आप चेंज कर दिया है, आपको पता है कि जो चेंज आपने किए थे अब आप उनको परमानेंटली सेट करना चाहेंगे ना, तो इंटीग्रेट चेंज इनटू रेगुलर ऑपरेशन, एस्टेब्लिश एफिशिएंसी स्टैंडर्ड एंड मॉनिटरिंग मेथड फॉर सस्टेनेबिलिटी, ensure smooth transition by maintaining employee trust and engaging environment, provide supportive environment for employee to share feedback and feeling। so this was the 5 stage। पहली स्टेज में आप एंटर एंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप मतलब प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। सेकंड स्टेज में आप डेटा डायग्नोस करने के लिए डेटा इकट्ठा करेंगे। थर्ड स्टेज में आप इंटरवीन कर लेंगे, प्लान बनाने के बाद डिप्लॉय कर देंगे। इन फोर्थ स्टेज उसे डिप्लॉय करने के बाद आप उसका क्या कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं एक तरीके से, आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और फिर इन लास्ट स्टेज आप टर्मिनेट करेंगे। आप जो चेंज लेके आना चाहते हो आपने चेंज ला लिया है, अब आप उस सिचुएशन को नॉर्मल सिचुएशन की तरह अडॉप्ट कर लेंगे और वहाँ पर साइकिल को टर्मिनेट कर देंगे। तो मतलब आपने एक स्टेप से शुरू किया था, आपने यहाँ से शुरू किया मान लो, अब आपने चेंज इंट्रोड्यूस किया, अब आप
हायर लेवल एफिशिएंसी पॉइंट पे पहुंच गए, इफेक्टिवनेस पे पहुंच गए, तो अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉर्मल स्टेज पे इसको लॉक कर देंगे और साइकिल को एक्सिट कर देंगे। जो आप चेंज साइकिल आपने इंट्रोड्यूस की थी उसका आप एक्सिट कर देते हैं और आपने एक हायर लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस अचीव कर लिया होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो 5 स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। एंड नाउ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन। अब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन, क्या होता है ना। तो ये होता है ओडी इंटरवेंशन आर प्लान्ड एक्टिविटी टेक्निक प्रोग्राम डिजाइन टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बाय सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड प्रमोटिंग पॉजिटिव चेंज। देखो इंटरवेंशन क्या है कि बेसिकली आपने किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता चला कि आपको थोड़े बहुत अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ चेंजेज करने होंगे, तो उन चेंज को कैसे किया जाए, तो ये डिलिबरेट चेंज आप लाने की कोशिश करते हैं, तो इसी को बोलते हैं इंटरवीन करना, कि आप इंटरवीन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में, है ना। तो जब इंटरवीन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में, तो वो आप कैसे करेंगे, आप एक प्लान्ड मेथड के साथ आएंगे। आपको मेथड पता होगा, प्लान आपके पास पूरा एक प्लान होगा कि कहाँ से किस चीज़ को हमें चेंज करना है, किस हायरार्की पे चेंज करना है ना। तो ये सब आपके पास पूरा एक डिटेल प्रोग्राम पहले से ही आपके पास होता है। सो यही होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन, जहाँ आप जानबूझकर कह सकते हैं आप चेंज लेके आना चाह सकते हैं, या आपने जो कोई एक गैप महसूस किया उसको फुलफिल करने के लिए आप कुछ एड ऑन या रिमूव करना चाहते हैं और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। एक ओडी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन का एक क्यूब दिया था, इसको स्कमक एंड माइल्स ने दिया था। उन्होंने एक क्यूब बताया था और उसमें 3 डायमेंशन बताए थे कि आप कैसे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि फर्स्ट डायमेंशन था हमारा डायग्नोस्ड प्रॉब्लम। इन्होंने एक क्यूब दिया था, उस क्यूब को इन्होंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना। तो इसके एक साइड में 9 डायमेंशन होंगे, एक साइड में 6 एंड अदर साइड में 8। तो ये पूरा क्यूब दिया था। मैं इसका फिगर ऐड नहीं कर पाया हूँ, एक बार आप जाकर फिगर और इसका देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए ये चीज़, है ना। तो डायग्नोस्ड प्रोग्राम, पहले ने बताया कि प्रोग्राम को इस डायमेंशन में इन्होंने बताया क्या करना चाहिए कि जो रूट कॉज है उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है पहले। दिस डायमेंशन आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ इशू दैट कॉज ओटी इंटरवेंशन इज इंटेंडेड टू सॉल्व। आप क्यों इंटरवीन करना चाह रहे हैं उसका आप रूट कॉज आपको पता होना चाहिए। द प्रॉब्लम मे बी रिलेटेड टू वेरियस आस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, पुअर मोरल और लैक ऑफ क्लियरिटी। तो वहाँ पे कुछ आस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, कौन कौन से, गोल्स एंड प्लान, कम्युनिकेशन, कल्चर, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, है ना। तो ये 9 इस एक्सेस पे 9 हमारे इस एज पे हमारे 9 एस्पेक्ट्स होते हैं, इनको हम डायग्नोसिस प्रॉब्लम में लेके आते हैं। फिर हमारा फोकस अटेंशन, दूसरा हमारा जो है डायमेंशन वो है फोकस अटेंशन। इसमें क्या करते हैं, इन दिस डायमेंशन स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल वेयर द इंटरवीन विल बी एम्ड इट कैन टारगेट। ठीक है, अब क्या है कि आप पता कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल पे आपको इंटरवीन करना है। वो तो एक पर्टिकुलर कोई पर्सन भी हो सकते हैं, है ना, या ग्रुप लेवल हो सकता है, इंटर ग्रुप हो सकता है, टीम हो सकता है और टोटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो इनमें से कुछ लेवल पे आपको इंटरवीन करना है वो आपको पता होना चाहिए। अब हमें पता पड़ गया कि प्रॉब्लम क्या है, सेकंड डायमेंशन में बता दिया कि हमें किस पोजीशन पे चेंज लाना है, और थर्ड बताएगा हमें मोड ऑफ इंटरवेंशन कि आप किस तरीके से इंटरवेंशन को आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। दिस मेथड आउटलाइन द स्पेसिफिक मेथड एंड टेक्निक द ओडी प्रैक्टिशनर विल यूज टू इम्प्लीमेंट द चेंज। आप किस मेथड के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करके चेंज को पूरा करना चाह रहे हैं। मान लो आपने एम्प्लॉय की जो कह सकते हैं कि इफ़िशियंसी अच्छी नहीं थी, तो आप उनको ट्रेनिंग देके उन्हें इफ़िशियंट एंड इफेक्टिव बना रहे हैं। प्रोसेस कंसल्टेशन कोचिंग दे रहे हैं, कन्फ्रंटेशनल मीटिंग, डेटा फीडबैक, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप, टेक्नो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी। अच्छा, इसमें 2 और रहेगी, इसमें 2 और है ना, उनको आप मैं ऐड करूँगा अभी। तो ये थे हमारे द क्यूब ओडी इंटरवेंशन क्यूब्स था ये हमारा। फिर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ओडी इंटरवेंशन। अगर हम देखें जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है उसमें इंटरवेंशन के क्लासीफाई करें तो उसे 4 पार्ट में हम क्लासीफाई करते हैं।
कौन कौन से, या तो आप इंटरवीन करेंगे स्ट्रेटेजिक लेवल पे, या आप इंटरवीन करेंगे ह्यूमन प्रोसेस लेवल पे, या स्ट्रक्चरल टेक्निकल स्ट्रक्चरल लेवल पे इंटरवीन करेंगे, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे आप इंटरवीन करेंगे। तो ये 4 लेवल पे हम ओडी की इंटरवेंशन है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे इंटरवीन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो गोल एंड कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेटजी है, गोल है, स्ट्रक्चर है, इन सबको आप एक साथ अलाइन करना चाह रहे हैं। अलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस विद इन्वायरमेंट, है ना, सो दैट आप की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बरकरार रहे, आप आउट ऑफ द बिजनेस ना हो, आप कॉम्पिटिटिव एक मार्केट फोर्स में, इंडस्ट्री में बने रहें। फिर वह हमारा ह्यूमन रिसोर्स इंटरवेंशन, यहाँ पे क्या है कि आप इंटरवीन करना चाहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन, ग्रुप डायनामिक्स एंड कम्युनिकेशन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग एंड प्रोसेस कंसल्टेशन। टेक्नो स्ट्रक्चरल लेवल है कि आप इस एस्पेक्ट पर इंटरवीन करना चाह रहे हैं तो आपका फोकस कहाँ पर रहेगा, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड वर्क प्रोसेस पर रहेगा। वहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर आप इंटरवीन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आपका फोकस कौन से पॉइंट्स पर रहेगा, टैलेंट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय वेलबींग, है ना, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी चीज़ें वो यहाँ पे आएंगी। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं ओडी इंटरवेंशंस का कि ये 4 लेवल पे होते हैं। कौन कौन से, स्ट्रेटेजिक, ह्यूमन रिसोर्स इंटरवेंशन, टेक्नो और स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब टाइप ऑफ ओडी टेक्निक, अगर आप टेक्निक कौन कौन सी है, तो एक तो हमने स्टडी किया था ना कि एक स्ट्रक्चरल लेवल पे होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड की हमने बात की थी ना, स्ट्रक्चरल लेवल हार्ड पे था, वहीं सॉफ्ट हमारा पीपल सेंट्रिक था। तो वहीं अगर बिहेवियरल टेक्निक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ओडी इंटरवेंशन के लिए, है ना, ह्यूमन जो सॉफ्ट टारगेट है, जो ह्यूमन है या एम्प्लॉय है, जब उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके थ्रू हम चेंज लेके आना चाह रहे हैं, ना, उनके एटीट्यूड, परसेप्शन है, इसको हम टारगेट करते हुए जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बिहेवियरल टेक्निक। तो इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं, सेंसिटिविटी टेक्निक, रोल प्लेइंग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बाय पीटर डकर, मैनेजरियल ग्रिड बाय ब्लैक मोटन। यहाँ पे हमने 5 तरीके की लीडरशिप स्टाइल देखी थी, है ना, कंट्री क्लब ऐसे करके, और बीच में था तो मिड पाथ, इस तरीके के हमने 5 लीडरशिप स्टाइल देखे थे वहाँ पे। तो यहाँ पे था मोनार्क, है ना। तो वही है ओडी इंटरवेंशन में, अगर सॉफ्ट स्किल्स पर सॉफ्ट टारगेट का जब करते हैं तो उसे बिहेवियरल टेक्निक बोलते हैं। वहीं नॉन बिहेवियरल टेक्निक जब आप स्ट्रक्चर या प्रोसेस में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे बिहेवियर में आप एम्प्लॉय के एटीट्यूड, परसेप्शन, कल्चर, इस सब को इन्फ्लुएंस करते हुए चेंज लेके आना चाह रहे थे। वहीं नॉन बिहेवियरल में आप स्ट्रक्चर को चेंज करके करना चाहते हैं, वहाँ पर हायरार्की को चेंज कर देंगे, है ना, वहाँ पे आप प्रोसेस ऑफ इफ़िशियंसी, वर्क रीडिज़ाइन कर देंगे, जॉब इनरिचमेंट करेंगे। जॉब इनरिचमेंट हमने काफ़ी डिटेल में देखा क्या होता है जॉब इनरिचमेंट, जहाँ पर आप एक व्यक्ति को कोई ऐसी जॉब देते हैं जिसके कुछ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, जिससे कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा वर्थ करता है, मतलब अप वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की साइड उनको क्या दे देते हैं, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनका काम असाइन कर देते हैं। वहीं जॉब एक्सपेंशन की बात की थी तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड हाउ डू वी डू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट। अब चेंज मैनेजमेंट क्या होता है। चेंज मैनेजमेंट रेफर्स टू कॉन्सेप्ट, मॉडल, फ्रेमवर्क एंड मेथोडोलॉजी यूज्ड टू मैनेज पीपल साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। और अब पीपल साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं चेंज मैनेजमेंट की। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो सबसे आता है वो किससे आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय के द्वारा ही आता है कि वो नए मेथड को अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ही हम कोई नई चीज़ या नया मेथड जब ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो लोगों को मनाने के लिए किस तरीके से उन्हें मनाया जाए, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, चेंज मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इट इन्वॉल्व any adjustment to company operations such as employee promotion, merger acquisition or adopting a new technology. Change management can occur circumstantially, suddenly or planned and introduced gradually. जो चेंज आता है वो सडनली भी हो सकता है और ग्रेजुअली भी हो सकता है। ये हम देख लेते हैं, 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं।
वो दो तरीके का होता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। कौन कौन सा हो सकता है? रिवोल्यूशनरी एंड एवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी क्या है कि सडन चेंज आप कर दे रहे हैं एकदम से। सडन एंड ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ स्ट्रक्चर नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस ड्राइव्ड बाय नीड टू चेंज एंड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, ऑफ्टेन डिस्ट्रप्टिव, लीडिंग एंड रेजिस्टेंस विद अनसर्टेनिटी। एकदम से क्या होता है कि आप एकदम सडन आ गया, किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का एक्विजिशन कर लिया, तो अब यहाँ पे क्या है कि एक सडन चेंज जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। वहीं एवोल्यूशनरी चेंज क्या होता है कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल फॉर्म में आप धीरे धीरे एक एक स्टेप ले रहे हैं चेंज मैनेजमेंट में। ग्रेजुअली एंड इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्व स्मॉल एडजस्टमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, डेवलप बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज, लेस डिस्ट्रप्टिव होता है, मोर स्टेबल एंड स्लोअर इन एड्रेसिंग फंडामेंटल इशू। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है हमारा एवोल्यूशन, और ये सही भी होता है। अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें तो फास्ट, ट्रांसफॉर्मेटिव बट डिस्ट्रप्टिव होता है। रिवोल्यूशनरी फास्ट होता है बहुत, ट्रांसफॉर्मेटिव होता है लेकिन डिस्ट्रप्टिव होता है, वो सारी चीज़ों को इधर से उधर कर देता है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर एवोल्यूशनरी अप्रोच को अपनाते हैं। एलिमेंट अफेक्टेड बाय चेंज। कौन कौन से एलिमेंट चेंज से अफेक्ट होते हैं? पहला है हमारा टेक्नोलॉजी, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आप किस तरीके के प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इम्प्रूवमेंट वर्जन और कस्टमाइज ऑफरिंग। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये भी अफेक्ट होता है। एंड सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं पीपल, ह्यूमन रिसोर्स, चेंज इन एम्प्लॉय स्किल, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड पर्सनल स्ट्रक्चर। उनके अब अगर आप कोई चेंज लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन कहाँ से मिलता है, रेजिस्टेंस कहाँ से मिलता है? एम्प्लॉय से ही मिलता है ना। तो उन जब चेंज किस फॉर्म में दिखता है हमको कि उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, उनके एटीट्यूड में चेंज आता है ना, वो और काम शायद वो नहीं करना चाहें, इस तरीके की वो चीज़ें करते हैं। वैन चेंज मैनेजमेंट नीडेड। चेंज मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी, जब हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं। मान लो कि पहले लोग हाथ से काम करते थे, अब मशीन से काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अब एडवांसमेंट आ रहा है तो मशीन से हम ज़्यादा जल्दी काम कर सकते हैं। तो अब हमें इस समय जब हाथ से काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमें महसूस होगा कि हमें चेंज कर लेना चाहिए, है ना। तो इस टाइम को बोल सकते हैं कि अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम। इस समय लगता है कि हमें चेंज मैनेजमेंट की ज़रूरत है। माइग्रेटिंग टू क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, एंटरिंग न्यू मार्केट, रिस्पॉन्डिंग टू इकोनॉमिक चेंजेस, है ना। तो ये सब कुछ कारण बन जाते हैं चेंज मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब चेंज मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए डिफरेंट थ्योरी हैं। तो सबसे पहली है कर्ट लुईन ने मेथड दिया था, कर्ट लुईन चेंज मैनेजमेंट मॉडल। कर्ट लुईन रिगार्डेड एज पायनियर इन द चेंज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल साइकोलॉजी। दिस मॉडल इज जस्ट सिंपल एंड हाईली इफेक्टिव। तो इन्होंने एक अपना मॉडल दिया, इन्होंने बताया कि 3 स्टेजेस में चेंज मैनेजमेंट आता है। सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन से आपकी काम करने के तरीके हैं, उनको आप पहले क्या करें? अनफ्रीज करें। प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल फॉर चेंज बाय ब्रेकिंग डाउन एग्जिस्टिंग माइंडसेट। आप जो करंट माइंडसेट है उसको आप ब्रेक डाउन करें, मतलब वही एक जो आपकी करंट प्रोसेस है उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसको आप लेट गो करने की स्थिति में आ जाएं। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस, जो आपको अपोजिशन मिल रहा है लोगों से, उसको आप ओवरकम करने की कोशिश करें। एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस दैट चेंज इज नेसेसरी, और लोगों को समझाएं कि चेंज क्यों ज़रूरी है। उन्हें आप पार्सुएसिव नेचर में आप आएँ और उन्हें समझाएं कि चेंज किस लिए ज़रूरी है। ये चेंज ज़रूरी है, इसीलिए कंपनी ऐसा कर रही है या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रही है। तो आप सबसे पहले अनफ्रीज होंगे। फिर ट्रांजिशन स्टेज आएगा, जहाँ पर एक्चुअल में लोग जो आपका ट्रांजिशन है या जो आप चेंज लेके आना चाह रहे हैं उसको समझने का स्टार्ट कर देंगे। द एक्चुअल चेंज टेक प्लेस, अब आपका एक्चुअल चेंज है वो आ चुका है। दिस स्टेज ऑफ्टेन इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी, कन्फ्यूजन। इस प्रोसेस में क्या होगा कि आप मान लो आपने कोई प्रोसेस, काम करने के प्रोसेस को चेंज कर दिया, तो लोगों को अब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होगी, पता नहीं होगा कैसे करना है, क्या करना है। तो आप यहाँ लोगों को सपोर्ट करें, उनको कम्युनिकेट करें, जिससे कि वो उनके कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकें। एज पीपल आर इन बिटवीन एन ओल्ड वे एंड द न्यू वे। लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है इस टाइम पे कि नए तरीके से काम करना है या पुराने तरीके से ही काम करना है, क्या करना है। तो वो से ट्रांजिशन फेज में होते हैं। फिर फ्रीजिंग या रीफ्रीजिंग स्टेज आ जाती है, मतलब कि अब आपके जो
चेंज आपने इंट्रोड्यूस किया था वो फुल्ली चेंज आ चुका है, अब आपके न्यू नॉर्म्स सेट हो गए हैं, अब आपने न्यू नॉर्म्स को ही नॉर्मल स्टैंडर्ड मान लिया है, अब वहाँ पे आप उसे फ्रीज कर देते हैं। एस्टेब्लिशिंग स्टेबिलिटी आफ्टर द चेंज, द न्यू वे ऑफ वर्किंग इज एक्सेप्टेड, रेनफोर्स्ड एंड बिकम द न्यू नॉर्मल। जैसे कि हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अगर बात करें तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि इट्स अ न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल मतलब पहले की स्थिति क्या थी कि आतंकवादी हमला होता था, इंडिया रिस्पॉन्ड करता था, लेकिन अब इंडिया ने क्या किया है कि अपनी स्ट्रेटजी में चेंज कर दिया है कि अगर आप हमला करोगे या कुछ ऐसा करोगे तो हम खुद भी पहले से ही तुमको मार सकते हैं। तो ये अब न्यू नॉर्मल हो गया, एक न्यू नॉर्मल बना दिया। अब ये नॉर्मल कंडीशन है कि अब आने वाले समय में कोई हमला होगा तो हम सीधा स्ट्राइक करेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं। तो ये अब नया नॉर्मल उन्होंने सेट कर दिया। तो ऐसे ही इसमें होता है कि पहले आप अनफ्रीज करते हैं, ट्रांजिशन एंड रीफ्रीजिंग। ये मॉडल आप गो थ्रू करिएगा। फिर हमारा सेकंड थ्योरी गिवन बाय कोटर 8 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज। इन्होंने 8 स्टेप बताया कि आप कैसे आप चेंज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, आप ऐसा माहौल तैयार करें कि चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज, वो कैसे कर सकते हैं कि आप जो चेंज है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को बताएं, जिससे कि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्ड कोएलिशन, स्ट्रॉन्ग फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम, आप एक ऐसी टीम बनाएं जो लोगों को समझा सके, गाइड कर सके। फॉर्म अ स्ट्रेटेजिक विजन एंड इनिशिएटिव, आप लोगों को एक क्लियर डायरेक्शन दें, एक विजन बनाएं जिससे कि आपके साथ लोग जुड़ सकें। तो ये क्या है कि आपने लोगों को अब यहाँ पे तैयार कर लिया है चेंज करने के लिए इन 3 स्टेज पे। अब क्या करें, इनलिस्ट अ वॉलंटियर आर्मी, अब आप वॉलंटियर्स को अपनी तरफ जोड़ें और उससे क्या होगा कि जब और लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो आपको चेंज लाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि लोग खुद से उस काम को आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्वॉल्व एम्प्लॉय टू ड्राइव चेंज, एनेबल एक्शन बाय रिमूविंग बैरियर, आइडेंटिफाई एलिमिनेट ऑब्स्टिकल्स, जो चेंज में आपको चेंज करने में जो आपको ऑब्स्टिकल आ रहे थे उनको आप रिमूव करें। जनरेट शॉर्ट विन्स, और आप क्या करें एक शॉर्ट विन भी दिखाएं, जैसे कि लोगों को लगे कि हाँ ये चेंज है वो अच्छा काम कर रहा है और लोग मोटिवेट होंगे उस काम को करने के लिए। तो ये क्या है, एक ट्रांजिशन फेज है। अब क्या है, सस्टेन, आप उस जो चेंज आपने किया उसको आप सस्टेन करें और उसको ही फिर क्या करें इंस्टीट्यूट चेंज, फिर आप उसको ही न्यू नॉर्मल के तौर पर एम्ब्रेस कर लें, उसी को ही आप अडॉप्ट कर लें। तो ये था हमारा कोटर का 8 स्टेप मॉडल, और ये 8 स्टेप मॉडल पूछा गया है ना, तो इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। देखो वो ये पहले 3 स्टेज हैं, क्रिएटिंग द क्लाइमेट फॉर चेंज, फिर आपने यहाँ पे एंगेज किया है, एंगेजिंग इन एनेबलिंग द ऑर्गेनाइजेशन, एंड फाइनली आपने इम्प्लीमेंट किया है अपने चेंज को और सस्टेन कर लिया है लॉन्ग टाइम के लिए। हमारी थर्ड थ्योरी है प्रोसी 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 ADKAR चेंज मैनेजमेंट नेट फ्रेमवर्क। ये भी शॉर्ट फॉर्म इसकी पूछी गई है कई बार, और ये एक्रोनेम है, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि यहाँ पे A का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है ना। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो आते, एक तो मिनिमम आता ही आता है जो आज हम टॉपिक मतलब कवर कर रहे हैं उनमें से। सबसे पहले अगर चेंज को मैनेज करना चाह रहे हैं तो आप ये 5 स्टेज के थ्रू के गुजरता है। कौन कौन से, सबसे पहले अवेयरनेस, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ चेंज, अवेयर हों आप कि चेंज की ज़रूरत क्यों है। देन डिजायर, डेवलपिंग द मोटिवेशन एंड विलिंगनेस टू सपोर्ट द चेंज, अब आप उस विलिंगनेस से कुछ ऐसा मोटिवेशन लेके आए जहाँ से आपको सपोर्ट मिल सके कि चेंज क्यों करना ज़रूरी है। एंड देन नॉलेज, अब आप सीखें कि आप कैसे चेंज को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। लर्निंग हाउ टू चेंज, मेथड, प्रोसेस एंड स्किल मतलब आप ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। जैसे हम जो 8Q मॉडल देखा था वहाँ पे स्किल के बारे में बात की थी कि आप ट्रेनिंग के थ्रू या बिहेवियरल ट्रेनिंग या स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग्स है ना, वो चेंज आप किस तरीके से लेना चाह रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। फिर एबिलिटी, डिमॉन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट चेंज थ्रू स्किल्स एंड बिहेवियर, एंड देन रेनफोर्समेंट, आप रेनफोर्समेंट कर लें, मतलब आप जो नया तरीका आपने इन्वॉल्व किया है उसको आप पकड़ लें। अब इंश्योरिंग दैट चेंज इज सस्टेन एंड डज नॉट फेड अवे, आपने जो चेंज किया वो ऐसा ना हो कुछ दिन बाद खत्म हो जाए, बल्कि आप उसको न्यू नॉर्मल बना लें और उसको एक नॉर्मल कंडीशन की तरह आप एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपने जो चेंज लाया है वो
एग्जिस्ट करे, ना कि वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा ADKAR मेथड, जहाँ आपको ये एक्रोनिम्स के फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फिर फोर्थ थ्योरी हमारी ब्रिज ट्रांजिशन मॉडल। ब्रिज ट्रांजिशन मॉडल भी वही एक सेम तरीका, जहाँ आप 3 स्टेज से होकर गुजरते हैं। इसमें क्या होता है, एंडिंग, लूजिंग एंड लेटिंग गो। मतलब आप सबसे पहले आप जो आप कर रहे हैं उसको, आप जो आपकी करंट सिचुएशन है उसको आप लेट गो करें, है ना, उसको आप जाने दें। अगर उसी को आप जाने नहीं देंगे तो आप कैसे काम आगे करेंगे। सो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, इन दिस स्टेज इंडिविजुअल मस्ट लेट गो ऑफ ओल्ड हैबिट, प्रोसेस और फेमिलियर वे ऑफ वर्किंग। जो आपका एग्जिस्टिंग तरीका है उसको आप जाने दें। दिस फेज ऑफ्टन ब्रिंग रेजिस्टेंस, सैडनेस एंड डिनायल और फियर। ये फेज क्या होता है कि एम्प्लॉय रेजिस्टेंस दिखाते हैं, सैडनेस दिखाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ नया सीखना होगा, या उन्हें नया सीखने में डर लग रहा है, या नई टेक्नोलॉजी आती है वो उन्हें आती है या नहीं आती है। तो इस तरीके से जो आपके एम्प्लॉय हैं वो आपको रेजिस्टेंस दिखाते हैं चेंज के प्रति, लेकिन आपको उन्हें परसुएड करना होता है। फिर क्या होगा, न्यूट्रल जोन चला जाएगा। अब आप न्यूट्रल जोन में चले गए। यहाँ पे क्या होगा कि आपने जो तरीका था वो उसको आपने इंट्रोड्यूस कर लिया है, और आप लोगों को अब कह रहे हैं कि आप नए तरीके से काम करिए। तो इस जब आप नए तरीके को लोगों को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वहाँ पे लोगों के दिमाग में क्या होगा, कन्फ्यूजन भी होगा। वहाँ प्रोडक्टिविटी अपने जो लेवल है उससे थोड़ा सा कम चली जाएगी। इन दिस इज इन दिस इज द इन बिटवीन स्टेज, अ ब्रिज बिटवीन ओल्ड एंड न्यू वे। इट इज़ अ पीरियड ऑफ confusion and uncertainty, but also of creative and experimentation, employee being exploring new process while gradually leaving behind the old ones. फिर आएगा आपका न्यू बिगनिंग। आपकी अब न्यूट्रल स्टेज के बाद क्या आ गया, आपने न्यू बिगनिंग, अब आपने जो चेंज लाए थे अब आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए अडॉप्ट कर लेंगे। एट दिस स्टेज एम्प्लॉय एम्ब्रेस द चेंज, दे फील मोर कमिटेड और एनर्जाइज्ड एंड कंफर्टेबल विद न्यू सिस्टम, वर्क फ्लो एंड प्रोसेस। सो दिस वाज ब्रिज मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट। एंड लास्ट वन कह सकते हैं इसे PDSA साइकिल और चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट। आप PDSA साइकिल के थ्रू आप चेंज मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो ये किसने दी थी, एक्शन रिसर्च बोल सकते हैं इसको हम एक तरीके से, डेनिम साइकिल या बोल सकते हैं इसको, ये वही है। द प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल इज कंटिन्यूस प्रोसेस यूज टू ऑप्टिमाइज द बिजनेस, improve business operation. It is developed by W. Edward Denham and Walter Schwartz and also called Denham wheel और Denham साइकिल, डेनिम साइकिल। ठीक है, तो ये क्या एक छोटा सा तरीका होता है। पहले आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा PDA साइकिल है, पहले आप क्या करते हैं इसको, इसके थ्रू आप चेंज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो पहले आप छोटे एरिया में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, है ना। और फिर क्या करते हैं, आप इसे बड़े तौर पर अप्लाई करते हैं वो सारा डेटा स्टडी करने के बाद। ठीक है, सो स्टेप इन PDA साइकिल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लान करेंगे, आप प्लान करेंगे, है ना। आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, क्वेश्चनर बनाएंगे, प्रेडिक्ट द प्रेडिक्शन, प्लान टू कैरी आउट द साइकिल। आप जो डिफरेंट जो तरीके हैं उनको आप पहले प्लान करेंगे, आप पेपर फॉर्म में उनको लिखेंगे कि आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं, कितना चेंज करना चाह रहे हैं, कहाँ चेंज करना चाह रहे हैं। फिर आप उसे अप्लाई कर देंगे, कैरी आउट द प्लान, डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम एंड अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन। अब आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट द प्लान और स्मॉल स्केल, है ना। मैंने बताया था स्मॉल स्केल में पहले हम इसे डिप्लॉय करते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम्स, अनएक्सपेक्टेड इशू एंड बीइंग डेटा कलेक्टेड, और आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। देन स्टडी, अब आपने डेटा को कलेक्ट करेंगे तो अब उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज डेटा, कंपेयर रिजल्ट एंड प्रेडिक्ट एंड समराइज व्हाट वाज लर्न, कि हमने क्या सीखा। एंड देन एक्ट, डिसाइड एडजस्टमेंट, स्टैंडर्डाइज सक्सेसफुल चेंज और बीइंग द साइकिल अगेन फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। या तो आपके यहाँ पे क्या होगा कि जो आप अचीव करना चाहते थे वो आपने अचीव कर लिया है, या फिर आप फर्दर इस साइकिल को दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे प्लानिंग से, अगर आपको फर्दर न्यू चेंज इंट्रोड्यूस करना है तो यही थे स्टेप इन PDA साइकिल।
एक्शन रिसर्च के जो एडवर्ड डेनिंग जो नाम है ये आपको याद रखना है कि किसने दिया था, है ना। एक्शन रिसर्च बोल सकते हैं या डेनिंग व्हील बोल सकते हैं, ये आपको नाम जरूर याद रखना है। फिर 5 फेज टू अप्रोच इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट। 5 फेज अप्रोच अब देख लेते हैं क्या होता है। इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट यूजली इन्वॉल्व 5 फेजेस। कौन से 5 फेज है? मोटिवेटिंग चेंज, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड अर्जेंसी, क्रिएटिंग अ विजन, आप लोगों को बताएं, पहले आप मोटिवेट करें लोगों को, फिर आप एक विजन बनाएं, एक डायरेक्शन दें लोगों को क्या हमें अचीव करना है, कितना अचीव करना है। डेवलपिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, आप एक अपना सपोर्ट सिस्टम बनाएं, आप स्टेक होल्डर्स को अपने सपोर्ट में लें कि हाँ ये चेंज क्यों इतना ज़रूरी है। देन मैनेजिंग द ट्रांजिशन, अब आपने जो ट्रांजिशन फेज आया है उसको आप मैनेज करें, आपके कन्फ्यूजन है लोगों को उसको आप सही से दूर करें जिससे कि लोग जो काम है उसको स्मूथली कर सकें। अब आपने चेंज इंट्रोड्यूस किया था उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करें और उसी को ही आप प्रिवेलिंग कंडीशन बना लें कि अब यही तरीका है काम करने का। तो ये 5 फेज थे हमारे इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट के। ठीक है, अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज क्या होता है। हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे ना कि आखिर रेजिस्टेंस आता क्यों है चेंज में, चेंज के प्रति। कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय रेजिस्टेंस क्यों शो करते हैं, अब उसको स्टडी कर लेते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज इज अ रिलक्टेंस ऑफ पीपल टू अडॉप्ट अ न्यू प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। एम्प्लॉय में एक्सप्रेस दिस रेजिस्टेंस ओपनली और इनडायरेक्टली थ्रू बिहेवियर, लैंग्वेज और रिड्यूस कॉर्पोरेशन। तो आपने कोई चेंज लेके आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको क्या करते हैं लोग रजिस्ट करते हैं कि आप क्यों लेके आए हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है ना और उसकी वजह से आप चेंज करना चाह रहे हैं काम करने के तरीके, वो प्रोसेस को चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों को वो नई जो नया तरीका है वो थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि वो टेक्नोलॉजी शायद उनको नहीं आती होगी, तो वो फियर रहता है। तो उस फियर की वजह से क्या करते हैं एम्प्लॉय क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस दिखाता है नई प्रोसेस या नई टेक्नोलॉजी के प्रति। ठीक है, तो वो कैसे शो करेंगे, या तो डायरेक्ट मेथड हो सकता है आपसे बोल देंगे या इनडायरेक्टली शो करेंगे। इनडायरेक्टली कैसे शो करेंगे, वो कॉपरेट नहीं करेंगे, उनका बिहेवियर में कुछ चेंज आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वो शो करते हैं। कॉमन रीजन क्या हो सकते हैं, फियर ऑफ अननोन, कंसर्न अबाउट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटीज, लैक ऑफ ट्रस्ट, एम्प्लॉय मेड डिस्टर्ब लीडरशिप और चेंज प्रोसेस, पुअर कम्युनिकेशन, सही से कम्युनिकेट नहीं किया गया उस वजह से वहाँ एक क्या वैक्यूम क्रिएट हो गया। इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन कैन क्रिएट कन्फ्यूजन एंड पोजिशन, लैक ऑफ कंट्रोल, हैबिट डिस्टर्ब ऑफ रूटीन ऑफ्टन ट्रिगर्ड रेजिस्टेंस। उनको एक हैबिट बन चुकी होती है पुराने तरीके में काम करने की, अब आप उसे चेंज कर रहे हैं तो क्या करते हैं वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो ये कुछ हमारे कॉमन कारण हैं कि एम्प्लॉय क्यों रेजिस्टेंस शो करता है। अब स्ट्रेटजी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, अब स्ट्रेटजी कैसे जो रेजिस्टेंस है उसको हम कम कर सकें, है ना, उसको ओवरकम कैसे करें। तो उसके लिए क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप लोगों के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें, मतलब आप अपनी बात उनको क्लियरली समझाएं, उनके फ़ायदे क्या हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उन लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या असर नहीं पड़ेगा, आप उनको क्लियरली समझाएं। क्लियर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन रीजन, बेनिफिट एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। और कैसे कर सकते हैं, एक तरीका तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, दूसरा है इन्वॉल्व एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय को भी इन्वॉल्व करिए, एंगेज स्टाफ इन प्रोसेस टू क्रिएट ऑनरशिप। जो आप चेंज लेके आना चाह रहे हैं उस चेंज के लिए आप जो स्टाफ है उसको एंगेज करिए, उनसे पूछिए कि कैसे और कर सकते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन उनको कंसीडर करती है। प्रोवाइड सपोर्ट, ऑफर ट्रेनिंग एंड रिसोर्स टू ईच अडेप्टेशन, जैसे कि हमने टेक्नोलॉजी की बात की, नई टेक्नोलॉजी से लोगों को डर लग रहा है तो उसके लिए नई प्रोसेस के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, समझाया जाए कि कैसे काम किया जाए, तो लोगों को समझ में आ जाएगा तो वो शायद चेंज को इतना ज़्यादा प्रिवेल नहीं करेंगे, शायद वो उस चेंज को फिर विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि उनको नया तरीका आता होगा। ट्रस्ट बिल्डिंग एंड एड्रेस कंसर्न, लिसन एक्टिवली, रिजॉल्व इशू टू रिड्यूस एंजाइटी। तो ये कुछ मेथड थे हमारे कि आप कैसे कम कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, कल मिलते हैं, थैंक यू।